उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल ने अपने कैदियों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की शासन को भेजी और उत्तर प्रदेश की शासन से वो रिपोर्ट पहुंच जाती है गृह मंत्रालय। भारत सरकार गृह मंत्रालय में जब रिपोर्ट पहुंचती है तो वहां कैदियों की रिपोर्ट देखी जा रही थी। रिपोर्ट को बड़ी गहनता से पढ़ा जा रहा था। इसी बीच में दो लोगों के नाम सामने आते हैं। दो कैदी होते हैं, एक का नाम होता है नरेंद्र यादव और दूसरे का होता है धर्मेंद्र सिंह। और इन दोनों की रिपोर्ट जब देखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो उसको पढ़ने के बाद पी चिदम्बरम खुद एक पत्र तैयार करते हैं और पत्र तैयार करने के बाद वो जून 2010 की बात है, भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को पत्र लिखा जाता है। और पत्र में लिखने के बाद पूरी जो कहानी थी वो बयां की जाती है और साथ ही कहा जाता है कि जो इनकी पुनर्विचार याचिका है इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है, इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। जैसे ही राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उस रिपोर्ट को देखा, उस रिपोर्ट को पढ़ा, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद फिर जो उन्होंने अपना फैसला लिया वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला था। दरअसल उन्होंने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई हुई थी। इस फांसी की सजा को वो आजीवन कारावास में बदल देती हैं और जैसे आजीवन कारावास में बदली जाती है तो उसके बाद ये सूचना पहुंच जाती है आगरा के सेंट्रल जेल में। और जब आगरा के सेंट्रल जेल में पहुंचती है तो फिर वहां पर जो कैदी होते हैं दोनों, एक नरेंद्र यादव होता है, दूसरा धर्मेंद्र सिंह होता है, वो एक दूसरे के गले लग के रोना शुरू कर देते हैं। जब रो रहे थे, आसपास बहुत सारे कैदी भी थे, इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। देखने के बाद कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ईमानदारी की डटा रहे, टिका रहे, तो उसको हमेशा कभी ना कभी फल जरूर मिलता है। दरअसल इन दोनों कैदियों की जो इस जेल के अंदर जो स्थिति थी, वो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे, उनके साथ कोई रोक टोक नहीं थी। जबकि वो दोनों के दोनों खूंखार कैदी थे। खूंखार इसलिए थे क्योंकि उन्होंने 5 कत्ल किए हुए थे और 5 कत्ल के आरोप में ही इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। उनके बारे में कहा गया था इनको तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। लेकिन ये जैसे ही सजा फांसी से आजीवन कारावास में बदलती है और आजीवन कारावास के बाद फिर इनके व्यवहार को देखते हुए इन्हें जेल से बताया जाता है कि रिहा कर दिया जाता है। अब फिलहाल वो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात थी कि 5 कत्ल हो जाते हैं और 5 कत्ल के पीछे फिर इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का थाना लगता है मुरसान और मुरसान थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कमराबाग। कमराबाग और दूसरा उससे लगभग 400 मीटर लगा हुआ एक गांव है जिसका नाम है नंगला बाबू। ये 2 गांव हैं। इन 2 गांव जो पहले लगते थे जिला अलीगढ़ में, लेकिन मायावती ने 3 मई 1997 को अलीगढ़ और मथुरा से कुछ हिस्सों को काटकर एक नया जिला बनाया था। उसका नाम रखा था महामायानगर और महामायानगर को आज हम हाथरस के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। अब इस हाथरस जिले में एक तहसील है सादाबाद और सादाबाद तहसील का एक थाना लगता है मुरसान। अब ये जिला का लगता है हाथरस। तो यहाँ जो गांव लगता है कमराबाग, कमराबाग की रहने वाली एक 15 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है रीना। रीना एक काल्पनिक नाम है। रीना अपने घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर मुरसान जाती है, कस्बे में जाती है पढ़ाई करने के लिए। वो कक्षा 10 की छात्रा होती है। जब वो अपने स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, तो उसके पास गांव का जो एक नंगला बाबू गांव है, वहां का रहने वाला 20 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम नरेंद्र यादव होता है। नरेंद्र यादव अक्सर उसका पीछा किया करता था। जब वो स्कूल जाती थी तब भी उसके साथ जाता था। जब वो लड़की स्कूल से वापस आती थी लौटकर, तब भी वो उसके साथ वापस आता था। उसकी हमेशा एक ही कोशिश रहती थी कि कब ये लड़की अकेली मिले और कब ये उसके साथ कुछ अपनी गंदी मंशा को पूरा करे, कब उसके साथ ही गंदा काम करे। ऐसे ही हर दिन वो लड़की बचती बचाती यहाँ से आराम से निकल जाया करती थी। लेकिन उसने कभी अपने घर परिवार में इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि एक लड़का उसका पीछा करता है और वो उसे परेशान करता है। जो लड़का उसका पीछा करता है वो उसका पीछा वहीं तक नहीं करता, बल्कि जो रीना का घर है, हवेली है, उसकी हवेली से लगा हुआ एक घर है जो धर्मेंद्र सिंह का घर होता है, उसकी हवेली होती है। कुछ हवेली धर्मेंद्र सिंह के हिस्से में है तो कुछ हवेली इस रीना के परिवार के हिस्से में, उसके माता पिता के, उसके जो बुजुर्ग हैं उनके हिस्से में। क्योंकि रीना के परिवार वालों ने धर्मेंद्र सिंह के परिवार से लगभग 13.5 बीघा एक जमीन खरीदी थी, उसकी आधी हवेली खरीदी थी। इसलिए धर्मेंद्र इस परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इसी का फायदा उठाया इस नरेंद्र यादव नाम के लड़के ने। नरेंद्र यादव न केवल उसका स्कूल में पीछा करता था, बल्कि कभी कभार जब उसका मन करता था तो उस लड़की को देखने के लिए, उसको निहारने के लिए, उस पर गंदी नजर रखने के लिए वो धर्मेंद्र सिंह के घर पे आ जाया करता था। अपने दोस्तों के साथ वहां रहता था, बैठता था, खाना पीना ये सब उसका चलता रहता था। और धर्मेंद्र सिंह के पास और भी कुछ लोग आते थे, जाते थे। इस तरह से ये सिलसिला चल रहा था। और ये बताया जाता है कि तारीख आती है 20 मई साल 1994 की। जो लड़की कक्षा 10 में पढ़ रही है, गांव की वो रहने वाली लड़की है, वो
गोबर इकट्ठा करती है पशुओं का, और गोबर इकट्ठा करने के बाद उसको पाथने के लिए, उसको उपले बनाने के लिए वो लेके जाती है। और जैसे ही लड़की उसे लेके जाती है तो वो अकेली थी, और इस बीच में मौका पाते ही नरेंद्र यादव, वो पहले से ही ताक में बैठा हुआ था, वो इस फिराक में बैठा हुआ था, उस ने लड़की को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसके साथ गंदी हरकत करने लगा, यानी कि उसका रेप करने की उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन लड़की आखिर दम तक मेहनत करती रहती है, हिम्मत करती रहती है, और वहाँ से उसे छूट छाट के आ जाती है। और जैसे ही छूट के आती है तो घर पे उसके चाचा थे, चाचा को उसने पूरी कहानी बयां की कि पड़ोस गांव का एक लड़का है, उसे हमेशा परेशान करता है। उसके गांव का नाम नंगला बाबू है, जो कि उसके लड़की के गांव से लगभग 400 मीटर की दूरी पर था। जैसे ही चाचा को ये बात पता चलती है, चाचा ने अपने एक भतीजे को पकड़ा साथ, और कहा कि अभी के अभी चलते हैं और उसका हिसाब किताब करके आते हैं। जैसे ही रीना के चाचा, रीना का भाई जो होता है चचेरा तहेरा, वो एकदम गुस्से में आते हैं, सीधा पड़ोसी गांव जाते हैं। पड़ोसी गांव जाने के बाद जो नरेंद्र यादव होता है, उसके माता पिता से, उसके परिवार के सदस्यों से बात करते हैं कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को हमेशा स्कूल जाते हुए छेड़ता है, परेशान करता है। और उसने हद तो तब कर दी, वो गाँव चलाया, जब वो उपले पात रही थी तब उसके साथ उसने गंदी हरकत करने की कोशिश की, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। उन्हें इतना गुस्सा आता है, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने बेटे से बातचीत करते हैं। और जैसे ही नरेंद्र यादव घूमता घामता अपने घर पहुंचता है, तो यहाँ पर जो लड़की के चाचा और लड़की का भाई होता, उन्हें इतना गुस्सा था, उन्होंने उस नरेंद्र यादव को खूब पीटा, जमकर पीटा। और जमकर पीटने के बाद उससे ये एहसास कराया कि जो तुमने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद लड़की के चाचा, लड़की का भाई वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कहते हैं कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये परिवार नहीं जानता था कि जो भविष्य में होने वाला है इतना भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल लड़की के जो पापा होते हैं, जिनका नाम होता है चंद्रवीर सिंह, और उसके चाचा होते हैं चंद्रपाल सिंह, और उसका भाई होता है एक चचेरा तहेरा भाई, जिसका नाम अजय होता है। 26 मई साल 1994 की बात है। एक गांव लगता है सलोट गांव में हरदम सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, उनके परिवार में एक शादी थी। तो 26 तारीख को लड़की के चाचा, लड़की के पापा, लड़की का एक भाई, ये तीनों के तीनों स्कूटर पर जाते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। और शादी समारोह में शामिल होने के बाद जब वापस लौट कर आए थे, तो तारीख आ जाती है 27 मई 1994, यानी कि 26 की रात को निकले हैं, और जब आते हैं तो वापस 27, यानी कि 26 और 27 मई 1994 की रात लगभग 3 बजे के आसपास का, यानी कि दिन निकलने ही वाला था, 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही वो अपनी हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कूटर की जो लाइट थी, स्कूटर की लाइट कुछ लोगों पे पड़ती है, क्योंकि उनके घर से, उनकी हवेली से कुछ लोग बाहर जब निकल रहे हैं, तो उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की भी कौन है, हमारे घर में कौन गया है, क्यों आए हो, क्या बात है। जैसे ही इस लड़की के चाचा, इस लड़की के पापा, इस लड़की का जो भाई था, वो घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, वहां जाकर देखते हैं जो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उसकी चीख निकल जाती है। वो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उसके बाद पूरा गांव इस बीच में इकट्ठा हो जाता है। दरअसल घर का जो एक मुखिया होता है, जिम्मेदार पर्सन होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिसका नाम पीताम्बर सिंह होता है, उम्र जिनकी लगभग 70 साल के आसपास होती है, वो भी खून से लथपथ पड़े हुए थे। इस घर में जो चंद्रवीर की पत्नी होती है, जिसका नाम रामवती होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, वो भी खून से वहां लथपथ पड़ी हुई थी। रीना जो 15 साल की लड़की होती है, जिसकी जो कक्षा 10 की छात्रा होती है, उसकी भी लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रीना का, यानी कि जो चंद्रवीर का भाई है, रीना का भाई, चंद्रवीर का बेटा और रीना का भाई, जिसका नाम नरेंद्र होता है, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है, वो भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इसमें इनका चंद्रवीर का भतीजा होता है, जिसका नाम रवि उर्फ रविंद्र होता है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है, वो भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घर के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें एक बेटी की, एक पत्नी की, एक बुजुर्ग आदमी की, 2 बच्चों की, जिसमें 10 साल का और 12 साल का बच्चा होता है। इसके बाद ये सूचना पुलिस को दी जाती है, और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है तो एसएचओ मुरसान अमरपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद जो दृश्य देखते हैं, देखकर पुलिस भी खुद हैरानी में पड़ जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। उन्होंने देखा कि 70 साल का बुजुर्ग है। जब पोस्टमार्टम कराया जाता है, लाशों को कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलता है कि एक गहरा घाव है जो शायद गर्दन के पास था, और 4 चीरे लगाए गए थे, जैसे कोई धारदार हथियार होता है, जैसे इस तरह से मारते हैं, तो 4 गहरे घाव इस तरह से थे जो पूरे शरीर को एकदम से काटता हुआ निकल जाता है। ऐसे ही नरेंद्र जो 10 साल का बच्चा होता है, उसको 7 चीरे इस तरह से मारे गए थे, और 1 चीरा उसको इस तरह से मारा गया था। रामवती जो होती है, उस बच्चे की माँ, जिसको 10 घाव इस तरह से मारे गए थे, और 2 उसको चीरे मारे गए थे, पूरा लंबा मतलब चीरा मारा गया था। रवि उर्फ रविंद्र, जिसकी उम्र 12 साल के आसपास होती है, उसको 6 घाव ही मारे गए थे इस तरह से, उसको चीरा नहीं मारा गया था। जबकि जो लड़की होती है 15 साल की, जिसका नाम रीना होता है, उसको 12 घाव मारे गए थे, बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में जो गहरे घाव थे,
और 7 उसको चीरे थे इस तरह से। और उन्होंने अपनी आंखों से जब पुलिस वालों ने देखा, उस दृश्य को देखकर पुलिस वाले भी, परिवार वाले भी, गांव वाले भी सब के सब हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने ऊपर तो कपड़े पहने हुए हैं लड़की ने, लेकिन उसके नीचे एक भी कपड़ा नहीं था। ना उसने कुछ भी, मतलब जो भी उसने पहना हुआ था वो कपड़े सब अलग पड़े हुए थे। इससे ही पुलिस ने अंदाजा लगाया कि इस लड़की के साथ गंदा घिनौना कृत्य करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं हो पाता कि इस लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। यानी कि लड़की ने आखिरी दम तक कोशिश करती रही, लेकिन उसने अपनी इज्जत, अपनी आबरू पे उसने आंच नहीं आने दी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और पूरे प्रदेश भर में ये घटना चर्चाओं का विषय बन जाती है। साल 1994 में आज के जैसा दौर नहीं था, अखबारों से ही खबर पहुंचती थी, लेकिन लोगों ने जब एक दूसरे से माउथ एडवर्टीजमेंट जिससे होता है, एक दूसरे को बताना शुरू किया कि फला गांव में इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो लोग सुनकर हैरानी में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार भी उन दोनों हिल गई थी इस घटना के बाद। अब इस मामले की जो जांच पड़ताल दी जाती है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं ओम प्रकाश सचान ने इस मामले की जांच पड़ताल की और आरोपियों की एक एक करके गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। इसमें जो कुल मिला के आरोपी होते हैं वो 6 आरोपी पाए जाते हैं। 6 में से 3 ऐसे होते हैं जो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, और 3 ऐसे होते हैं जो खुद जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं, कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। और जो लड़की के पिता होते हैं उनकी तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली जाती है। इसमें FIR होती है नरेंद्र यादव के नाम से, जो 20 साल का लड़का, जो उस लड़की का अक्सर स्कूल के पीछा करता था, उसके साथ आता था, जाता था, उसकी गंदी नजर रहती थी। एक बार जब उपले लड़की पात रही थी तब भी उसने उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। दूसरा मुख्य नाम होता है इसमें धर्मेंद्र सिंह, जो कि पड़ोसी होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो अपनी ही जमीन जो बेची गई थी, उस जमीन की बिक्री से वो लड़का परेशान रहता था, और परेशान रहने की वजह से ही वो इस लड़की के परिवार से नफरत क्या करता था। वो जमीन की वजह से नफरत क्या करता था, और जो नरेंद्र था वो उस लड़की की वजह से पिटाई खाई थी, वो इस वजह से नफरत करता था। अब ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र ने अपने साथियों को, जिसमें पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू होता है और जगबीर जो इसी के गांव के रहने वाले होते हैं, और नरेंद्र ने अपने साथी संजीव और गोपाल कोरी, इनके साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। पुलिस की ऐसी रिपोर्ट में आता है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद इसमें चार्जशीट लगाई जाती है, और चार्जशीट लगाने के बाद मामला अदालत पहुंचता है, और निचली अदालत से 5 दिसंबर साल 1996 को फैसला आता है। और जो फैसला आता है, जो मुख्य आरोपी होते हैं दोनों, जिसकी एक की नज़र, यानी कि धर्मेंद्र सिंह की नज़र ज़मीन पर थी, हवेली पर थी, और नरेंद्र सिंह की नज़र उस बेटिया पर थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है। तो अदालत इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है, ये कहते हुए कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाए। 5 दिसंबर साल 1996 को जब ये फैसला आया था, तो फैसले में ये भी आया था कि जो जगबीर सिंह है, जिनका साथी है, पुष्पेंद्र सिंह है, और गोपाल कोरी है, और संजीव है, इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, और मरते दम तक इन्हें भी सलाखों के पीछे रहना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर ये हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, और हाई कोर्ट की तरफ रुख जब किया जाता है तो ये 19 अगस्त साल 1997 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट देती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस फैसले को पलट देती है, तो जिसमें पहले 4 आरोपी जिन्हें आजीवन कारावास सुनाया गया था, और 2 आरोपी ऐसे होते हैं जिनको मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब ये इक्वल कर दिया जाता है, सभी को आजीवन कारावास की ही सजा सुनाई जाती है। अब फांसी की सजा को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन मामला फिर सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार होती है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने के बाद फिर इन आरोपियों के मामले में सुनवाई होती है। तो सुनवाई होती है साल 1999 में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट देती है। यानी कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसी को ही माना। जो निचली अदालत ने धर्मेंद्र होता है और जो नरेंद्र यादव होता है, इनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों को सजाए मौत का ही हुक्म सुनाया, और बाकी जो 4 आरोपी होते हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। शुरुआत में वो अलीगढ़ की जेल में रहते हैं, लेकिन अलीगढ़ की जेल में रहने के बाद बताया जाता है कि साल 2010 की बात, साल 2000 की बात है, साल 2000 में उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आगरा की सेंट्रल जेल में। शुरुआत में उन्हें बड़ा खूंखार तरीके से देखा जा रहा था, उन पर हर वक्त नज़र रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे पता चलता है कि इनका व्यवहार तो बहुत अच्छा है। ना किसी कैदी से झगड़ा था, ना किसी कैदी से लड़ाई थी, हर कैदी के प्रति उनका अच्छा व्यवहार रहता था, वो प्यार से बात करते थे। इसलिए वक्त का पहिया जब आगे बढ़ रहा था, तो हर साल शासन को रिपोर्ट जाती थी उत्तर प्रदेश की सरकार को, और जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट जाती थी, तो उनके हर दिन की रिपोर्ट कि आज इन्होंने ऐसा काम किया, अच्छा काम किया, किसी के प्रति खराब व्यवहार नहीं है, और ये बड़े
अच्छे से रह रहे हैं। ऐसे करते करते हर साल रिपोर्ट जाती थी, रिपोर्ट जाते जाते फिर इनकी रिपोर्ट पहुंच जाती है शासन से गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय से पहुंच जाती है जो उस वक्त गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खुद से पत्र लिखा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम। और पत्र लिखने के बाद, ये जून 2010 के आसपास की बात बताई जाती है, उन्होंने कहा कि इस मामले में एक बार इनकी जो पुनर्विचार याचिका है उस पर गौर कर लिया जाए, क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि ये आपसी रंजिश थी जमीन को लेकर, इसलिए शायद इनका नाम लिखवाया गया है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पूरी फाइल पढ़ी और जो जेल की रिपोर्ट थी वो देखा, तो उसके हिसाब से ही ये पता चलता है कि इनकी आज जो फांसी की सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा जो था। अब इनका व्यवहार अच्छा था, जो आजीवन कारावास में बदल जाती है फांसी की सजा, तो उसके बाद ये फिर पहुंच जाते हैं सीधा सलाखों के पीछे तो रह ही रहे थे, लेकिन सलाखों के पीछे रहने के दौरान ही इनका व्यवहार अच्छा था, तो इनकी जो फांसी की सजा थी फिर वो आजीवन कारावास में बदल जाती है। और आजीवन कारावास से फिर इनको कुछ दिन के बाद ऐसा बताया जाता है कि ये छूट जाते हैं। एक जो इन्हीं के साथ जेल में कैदी होता है, उस कैदी से जब मेरी बातचीत चल रही थी तो कैदी ने ये कहा कि इसमें पुलिस ने शायद उतनी ईमानदारी से जांच पड़ताल नहीं की। ऐसी जानकारी उसके हिसाब से पता चलती है कि इस मामले में कोई और जो मुख्य आरोपी थे उनको तो शायद उन्होंने अलग कर दिया, और अलग करने के बाद जो कुछ इसमें बेकसूर लोगों को भी इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। खैर, जो भी था उस वक्त क्या बात रही थी क्या नहीं रही थी, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही जो भी रहा होगा उसके बाद ही कह सकते हैं। लेकिन जो भी इसमें हुआ है वो वाकई अपना आप में 5 लोगों का कत्ल होना, वो भी इतने भयानक रूप में, वो हैरान करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बागपत के रहने वाले हैं योगिंदर सिंह भारद्वाज, आज इनका जन्मदिन है, इनकी न शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आरोही मिश्रा हैं, मयंक गुप्ता, राजू पांडे, मोहम्मद इमदाद आलम, राम सिंह, मंजू पूनिया, अरशद हुसैन, संदीप कुमार, दीपू सोनू, महावीर सिंह, सादिक सैफी, सुशील शर्मा, देव कुमार, अरविंद श्रीवास्तव, बलवीर सिंह, शाहरुख शाह, प्रेम सागर प्रजापति, शैलेंद्र वर्मा, नितिन गौतम, विनोद सोलंकी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।